अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल ऐसी है कि सबको तशवीश है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। इक़्तिसादी सूरत हाल भी ऐसी है कि सबको कंसर्न है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। तो क्या ऐसे मौके के ऊपर कुछ ऐसी सूरत बन सकती है कि पाकिस्तान के बड़े सर जोड़कर बैठें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से एक लाहे अमल के ऊपर बात करें कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से कैसे निकालना है। जो कुछ 9 मई को हुआ उसको शायद कोई भी सियासतदान, कोई सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा, कोई भी हो, पाकिस्तानी शहरी है अगर, तो वो 9 मई को कभी भी जस्टिफाई नहीं करेगा। 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी भी पीछे तारीख देखनी पड़ेगी कि पिछले 8-10 साल से जिस तर्ज़ सियासत को पाकिस्तान में फ़रोग़ दिया गया वो एक ना एक दिन ये काम होना था। एक दफ़ा ये काम पहले हो चुका था धरने के दिनों में, उस वक्त पार्लिमान और PTV स्टेशन हिट हुए थे। इस दफ़ा फ़ौज से मुंसलिक इमारतें जो थीं उन तमाम को निशाना बनाया गया। तो क्या हमें पाकिस्तान को इस बहरानी कैफियत से आगे निकालना है या नहीं निकालना, ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल है उसके हवाले से, हम इस कदर मुश्किल में हैं कि अगर किसी को पाकिस्तान से बाहर $150 की पेमेंट करनी हो तो हमारे पास वो $150 भी अभी देने को नहीं है। $4 अरब हम रिज़र्व में रख के तो पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है उसको चला रहे हैं, जिसकी माहाना जो इम्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो कोई $8-9 अरब के करीब जा पहुंची थी। उसको खींच के हम नीचे लाए हैं। सारी इंपोर्ट्स बंद की हुई हैं, ऑयल इंपोर्ट के अलावा बाकी चीज़ों की हम इजाज़त नहीं देते। इस तरीके से पाकिस्तान को आगे चला रहे हैं। IMF हमें डिक्टेट कर रहा है, वो कह रहा है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक अपने मामला तय करें। कहने की बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन IMF एक ऐसा लेंडर है जिसमें हम खुद भी, पाकिस्तान भी एक मेंबर कंट्री है, वो आपको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है और उस एरिया के अंदर आके हमें वो एडवाइस कर रहा है जिससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो कहता है कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक अपने मामला को एड्रेस करिए। तो इतनी वल्नरेबिलिटी क्या मुनासिब है एक न्यूक्लियर पावर कंट्री के लिए? क्या वे फॉरवर्ड है हमारे पास? क्या इतनी दानिश हिकमत हमारे जो लीडर्स हैं उनके पास मौजूद है कि वो बैठें सर जोड़ के और एक रास्ता निकाल लें, या हम इसी तरह सड़कों के ऊपर तोड़ फोड़ करके, आग लगा के, इंतशार और फसाद के ज़रिए पाकिस्तान को मज़ीद नीचे से नीचे फेंकते जाएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन साहब। वेरी वार्म वेलकम सर। एहसन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी की बहस चल रही है उसके ऊपर सवाल करूँगा। जमहूरी तौर पर ये कोई मुस्बत सोच नहीं हो सकती अगर ये आप कहें कि PMLN मुशर्रफ से लड़ाई हो गई है तो PMLN को बैन कर दो। अभी PTI जिस तरह की सिचुएशन फेस कर रही है तो PTI को बैन कर दो। आप इसको सपोर्ट करते हैं कि PTI को बैन कर दिया जाए या ना किया जाए? देखिए, इसमें नदीम मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि कोई भी डेमोक्रेट, हमारा जो माजी में एक्सपीरियंस रहा है कि जो सियासी जमातों पे पाबंदी लगी है उसका कोई ना कोई शक्ल और निकल आती रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि बात मेरी चॉइस की या किसी की पसंद या नापसंद की नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हमने आपने अपने इंट्रो में जैसे बात की किस तर्ज सियासत को दवाम देनी है। 9 मई एक गैर मामूली हमारे मुल्क के अंदर वाक़या था। जो कुछ उस दिन सियासत के नाम पे हुआ, जो कुछ उस दिन जमहूरियत के नाम पे हुआ, इसकी 75 सालों में कोई नज़ीर नहीं मिलती। देखिए, 80s में पीपल्स पार्टी ने ज़िया मार्शल्ला का सामना किया और बदतरीन उस पर जो क्रैकडाउन्स हुए उनको सख्तियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद हमने 99 के बाद मुशर्रफ मार्शल्ला का सामना किया जिसका ब्रंट PMLN पे गिरा और हम में भी बदतरीन जो सख्तियाँ हैं उनको बर्दाश्त किया। मुझे नहीं याद पाकिस्तान में कभी किसी सियासी जमात ने, जब वो इस्टेब्लिशमेंट की चीरा दस्तियों का सामना कर रही थी, जिसके मुकाबले में अभी इमरान खान साहब ने तो देखा ही कुछ नहीं है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब को तो अभी फूल भी नहीं मारा किसी ने। जो सख्तियाँ PMLN और पीपल्स पार्टी और दीगर कई जमातें जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हैं या बलूचिस्तान की भी हैं, उनकी जो हिस्ट्री है उसमें जो सख्तियाँ उन्होंने झेली हैं उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी ने ये अमल नहीं दोहराया था कि वो जाके कोर कमांडर के घरों को जलाएं, वो फ़ौजी तनसीबात पे हमले करें, वो शोहदा की यादगारों को डिमोलिश करें। ये जो तर्ज सियासत है, मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको कंडोन करेंगे तो आपको फिर उन लोगों को भी माफ़ करना पड़ेगा जिन्होंने ज़ियारत में कायद-ए-आज़म की रेजिडेंसी जलाई। तो आप फिर सपोर्ट करते हैं PTI के बैन को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जो लॉ ऑफ लैंड है उसकी एप्लीकेशन सबके लिए एक जैसी। लॉ ऑफ द लैंड आपकी नज़र में क्या है कि बैन होना चाहिए? कि अगर कोई किसी ने चप्पल पहनी हुई है तो आप उसको उसी अमल के लिए दहशतगर्द करार दें। सर, क्लैरिटी के लेकिन अगर किसी ने जॉगर और जीन पहना हुआ है आप उसे कहें जी कि ये है। आप PTI के बैन को सपोर्ट करते हैं? अगर PTI ने
पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात पे जो हमले किए हैं उसका एविडेंस आता है, और इस बात का एविडेंस आता है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस अमल नहीं था बल्कि एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत था। तो और इसके पीछे फ़ॉरेन फंडिंग थी, और जो कि हम बार बार कहते आए हैं कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि जो इमरान खान साहब गैर कानूनी फ़ॉरेन फंडिंग ले रहे हैं उससे किस एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। अगर ये एविडेंस साबित हो जाता है कि फ़ॉरेन फंडिंग के साथ उन्होंने मुल्क के अंदर इंतशार और इस एनार्की की सियासत की, फिर तो लॉ सेज के ऐसी जमात का गुंजाइश नहीं है। फिर अगर आपके पास ऐसे एविडेंस हो तो आप चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ को बैन? अगर ये एविडेंस होता है तो फिर मेरे चाहने की बात नहीं, फिर लॉ कहेगा कि इसको बंद होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो 9 मई से लेकर अभी तक आप लोगों ने तहकीकात की हैं उससे क्या चीज़ सामने आई है? देखिए, अभी तक तो जो इब्तदाई तौर पे मालूमात है उसमें ये बात आ रही है कि इमरान खान साहब की निगरानी में ये पूरा मंसूबा बना, जिसका एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि जो ही एक तो उनके अपने बयानात हैं कि मैं गिरफ़्तार हुआ तो ये हो जाएगा, आसमान टूट जाएगा और इस तरह का रद्द अमल होगा। दूसरे ये है कि उनके जो सबसे मोतबत साथी हैं मुराद सईद, उनका एकदम फौरी तौर पे बयान चला कि तमाम जो कारकुन हैं वो अपने ड्यूटियों पर और अपने ठिकानों पे या टारगेट्स पे पहुंच जाएं, और उसके बाद आपने देखा कि तकरीबन आधे पौने घंटे में लोग। आपके पास ऐसे साइंस हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप तहरीक इंसाफ को बैन करना चाह रहे हैं? ये एक नाखुशगवार बात है। कोई पॉलिटिशियन किसी जमात को बैन नहीं करना चाहता। देखिए, हम इनका सियासत में मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई ने खुद को सियासत के डोमेन से निकालकर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इख्तियार कर लिया। मैं आपको एक सवाल, आप ये बहुत सारी बातें हैं उनको इस वक्त उनके रगड़ा लगा रहे हैं, इसलिए बैन करने का इरादा है, इसलिए आप ये बातें। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पीटीआई ने टीएलपी को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था। जो कुछ पीटीआई ने 9 मई को किया है उसका अगर आप मवाजना करें जो कुछ टीएलपी ने किया था जब उसको पीटीआई ने प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था, तो किसका पलड़ा भारी है? आपको गोली किसने मारी थी? गोली आपको किसने मारी? उसमें टीएलपी के लोग थे और पीटीआई के लोग थे। ये इब्रारुल हक साहब जो आप भागे हुए हैं, ये लोग गोली मारने वाला किससे ताल्लुक था? उसका गोली मारने वाला उसका टीएलपी से था। एक सर मेरा आपसे सवाल है, जब आप कहते हैं कि 9 मई को जो कुछ पीटीआई ने किया उसके ऊपर अच्छा, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये आप अभी भी सोशल मीडिया पे मेरा नाम लेके टीएलपी बड़ी मुहिम चला रही है। मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का किसी के पास ठेका नहीं है। हर मुसलमान के ईमान की बुनियाद है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी रखे, उनकी ख़त्म नबूवत को भी माने और नामूस रसालत के लिए भी वो ख़ुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। लिहाजा अगर कोई जमात और गिरोह इस बुनियाद पे मुसलमानों के दरमियान तफरका डाले और ये साबित करने की कोशिश करे कि किसी का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता मुझसे ज़्यादा है और मेरा किसी से कम है, तो ये उसका इख्तियार नहीं है। सर वैसे और फिर जो कुरान पाक का हुक्म है, कुरान पाक का हुक्म है कि इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, उसके बाद कोई मुसलमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता कोई काम करने पे या जिसका इस पे ईमान कमज़ोर है। इसलिए जो ये इसका ठेका लेता है वो मिसयूज करता है। अगर कोई मुसलमान है तो उसका इस आयत के ऊपर ईमान है, वो सारा उस मोहब्बत में पूरा अपने आप को वक्फ करता है। ये एक बड़ी डिससर्विस है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से उम्मत को तकसीम करें, या उसमें कोई ये कहे जी मैं ए कैटेगरी का हूँ मानने वाला, बाकी बी कैटेगरी की। हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे मर मिटने वाले हैं और मुसलमान का ईमान ही पूरा नहीं हो सकता। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो नफरत का बीज है, बीज किसने बोया? ये कितना जहरीला होता है कि जिस हमारी रियासत को कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। देखिए, जिस शख्स ने मुझ पे गोली चलाई उसको इतना अंधा कर दिया गया। अव्वल तो वो किसी पे भी गोली चलाने का हक नहीं रखता, लेकिन उसका जो निशाना था वो कौन था कि जिसकी माँ नामूस रसालत का करने वाली, जो ये कवानीन पास हुए हैं इसमें आपकी वालिदा का बड़ा क्लीयर, जिसके वालिद जन्नतुल बकी मदीना में दफन है और मुझे भी कुछ निस्बत है मदीना से। तो
ये इतना अंधा कर देते हैं कि वो ये नहीं देखते कि आगे कौन है, बस जो प्रोग्राम किया जहर भरा। इसीलिए मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा नासूर इस वक्त हमारे मुआशरे में नफरत का है। सर इस चीज के ऊपर को हमें खत्म करना, जो मैं कहता हूं ना ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, वो मैं इसलिए कहता हूं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अपनी माजी की गलतियों से सीख के कुछ काम सही करने की ज़रूरत है। उसमें से ये वाला जो मज़हब का सियासत में इस्तेमाल है ना, IGI के ज़माने में आप लोग करते रहे थे, अब इमरान खान करते रहे, वो इस्लामिक टच भी डालते रहे, वही सेम पैटर्न था IGI वाला हर चीज़ के अंदर। मैं इसलिए चाहे उनको बुरा लगता है लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि अपनी गलतियों से सीखें। जब पार्लियामान हिट हो रही थी, जो PTV स्टेशन के अंदर लोग घुसे थे, उसका स्क्रिप्ट राइटर और 9 मई का स्क्रिप्ट राइटर ये एक होंगे। तहकीकात आप करें हमारे इदारे के ऊपर जाके, जिसने पहले हमला किया था पार्लियामान थी ना हमारी, उसको लोग चढ़े थे गेट के ऊपर। 9 मई को अगर कोर कमांडर के घरों में भी जाके हमला किया तो इसके पीछे भी स्क्रिप्ट राइटर वही होगा। इसके लिए हिम्मत चाहिए आप लोगों को, तहकीकात करें, स्क्रिप्ट राइटर पकड़े उनको ढूंढ के। स्क्रिप्ट राइटर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हीरो दोनों का एक पार्लियामेंट पे भी हमला करने का हीरो इमरान खान है। पता नहीं हीरो या विलन का काम है, ये दुरुस्त काम नहीं है, ये दुरुस्त काम नहीं है, ये तो विलन वाला काम है ना। आप रियासती इदारों के ऊपर चढ़ दौड़े तो ये दुरुस्त काम नहीं है। लेकिन क्या आप तहकीकात करेंगे, क्योंकि ये रिटायर्ड और सर्विंग अगर कोई लोग मुलव्वस हैं। मुझे तो इस सारे वाक़े में लगता है कि असल निशाना जो था इस दफ़ा वो चीफ था। देखिए, इसमें मैं आपके साथ इत्तफाक करता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि ये नहायत ही सिनिस्टर डिज़ाइन था, बहुत घनौनी साजिश थी। आप देखिए नदीम, पिछले 8 महीने से एक जहन साजी हो रही है PTI के प्लेटफॉर्म से, उनके सोशल मीडिया के ज़रिए, जिसके ज़रिए फ़ौज के ख़िलाफ़ एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इनके हमायत याफ्ता कुछ लोग हैं जो बैरून मुल्क बैठ के ऐसी नाजेबा गुफ्तगू हमारे कौमी इदारों के बारे में, उसमें तकसीम पैदा करने के हवाले से कर रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? देखिए, जब किसी सोसाइटी को और कंट्री को आपने इम्प्लोड करना है तो ये जो नई वॉरफेयर है उसमें ये होता है कि आप उसके इदारों को डिसफंक्शनल करते हैं। इदारों को डिसफंक्शनल करते हैं आप उन्हें पोलराइज करके, उन्हें डिवाइड करके। हमारी सियासत पोलराइज हो गई, हमारी अदलिया पोलराइज हो गई। सिर्फ एक इदारा बचा है जिसका डिसिप्लिन, उसकी पहचान है, वो फ़ौज है। अब आप पिछले कई महीनों से देखें, इमरान खान के अपने बयानात, उसकी सोशल मीडिया PTI की, और जो बैरून मुल्क इनके हमायती बैठे हैं वो मुसलसल वहाँ पे हिट कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता किसी तरह फ़ौज के अंदर डिसिप्लिन जो है टूटे। अगर उस सर ये साजिश सारी थी यही। अब देखें ना, नवंबर की अपॉइंटमेंट से पहले उसकी आर्मी चीफ की फैमिली का डाटा चुराया जाता है नाजरा से, रिकॉर्ड से, FIA और FBR से उसका डाटा चुराया जाता है। सऊदियों को जाके बताया जाता है कि इसका या इसके फैमिली का किस मसलक से ताल्लुक है। ये ईरान इसकी फैमिली के कुछ बंदे गए थे शकूक पैदा करने के लिए, देखें ना, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए। 9 मई को कोर कमांडर के घर या आप MM आलम बेस पे या चकदर्रा, किला बाला हसार, GHQ के दरवाज़ों पे जाके क्यों आग लगाई? इसलिए कि आप उसकी अथॉरिटी चैलेंज कर रहे थे। यूनिटी ऑफ कमांड पे चलती है ना फौज में। देखें, जो मैं समझता हूँ कि प्लान इनका ये था, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे थे कि 9 मई को आधा पाकिस्तान इनके साथ निकल आएगा और ये फ़ौजी तनसीबात पे जाके हमले करेंगे, जिससे आर्मी चीफ को ये एम्बेरस करेंगे और इसके बाद ये दबाव डालेंगे कि आर्मी चीफ शुड स्टेप डाउन। हाँ, ये इनका प्लॉट। लेकिन इसके पीछे कुछ लोग हैं जो अभी सामने नहीं है। बिल्कुल, कुछ लोग, वो चेहरे सामने लाना आपका भी और एस्टेब्लिशमेंट का, फौज का फर्ज है। लेकिन इसमें मरकजी किरदार इमरान खान का अपना था ना, जिसकी रजामंदी। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर रिटायर्ड लोगों का रोल था, जो आप लोग सारे कहने से गुरेज करते हैं, उसके बगैर ही हो ही नहीं था सकता जो कुछ हुआ। आपको शायद याद ना हो, आप जाएं, जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर बना सर 2014 में, जब PTV स्टेशन पे और वो पार्लियामान के ऊपर अटैक हुआ था, उसके अंदर भी मुशाहिदुल्लाह खान, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी वजारत गई इस एक इंटरव्यू के ऊपर थी जब उन्होंने वो टेलीफोन रिकॉर्ड का जिक्र किया कि किसने 2017 में जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, मैंने एक स्टेटमेंट दी थी और वो सुपर लीड बनी थी अखबारों में कि चंद रिटायर्ड सर्विस के अफसरान, चंद सियासतदान और चंद सहाफ़ी, उनकी ये है कि पाकिस्तान में फ़ौज और हुकूमत के दरमियान लड़ाई कराओ। चूँकि मैं समझता हूँ कि 2013 और 18 में एक बड़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन गई थी। डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान अपना काम कर रहे थे, डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान अपना काम कर रहे थे, और पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ, चाहे वो CPEC है, चाहे वो तमाम हमारे मसाइल हैं, उनसे हम निकल रहे थे। हमारा एक इंटरनेशनल इमेज बन रहा था, ग्लोबल ब्रांड बन रहा था पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए। दहशतगर्दी हमने ख़त्म कर दी थी, और उस कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए एक बाकायदा हमने अकाउंट्स पकड़े सोशल मीडिया के, जिस पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी होती थी और फ़ौज को गालियां जा रही हैं
कई ऐसे अकाउंट्स होते थे जिस पे फ़ौज के अफसर की तस्वीर लगी हुई है और उससे PMLN को और नवाज शरीफ को गालियाँ। तो ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड साजिश थी जिसका मकसद ये था कि हुकूमत और फ़ौज के दरमियान लड़ाई कराओ, पाकिस्तान को एक नए सियासी बहरान की तरफ फेंको। तो आज जो जंग है वो इस तरह लड़ी जाती है। आपको पता है वो कैम्ब्रिज एनालिटिका एक फर्म है बरतानिया में थी जो कि इसके ऊपर उन्होंने बड़ी, और मैं ये कहता हूँ कि आप अब ये है कि एक डिलूजनल साइबर रियलिटी क्रिएट कर देते हैं जिसमें लोगों को लाकर आप उनके बिहेवियर को मैनिपुलेट करते हैं और लोग एक साल में पाकिस्तान में वो जो मॉडल है ना कैम्ब्रिज एनालिटिका, वो पाकिस्तान में अप्लाई किया गया। जी जी बिल्कुल किया गया, क्योंकि फ़ौज के खिलाफ जो बयानिया था उसको प्रमोट करने के लिए आपको सोशल मीडिया से बाकायदा एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक यलगार थी जो हिट करती थी जाके कभी फौज के सरबराह को, आर्मी चीफ को, जनरल आसिम मुनीर को, और उससे सिस्टमेटिकली आपको चीज़ें कुछ तासुर मिलता था। 2017-18 में भी यही चीज़ अप्लाई की गई। जैसे मैंने कहा ना कि उस वक्त जो एक कॉम्बिनेशन थी और बड़ा अच्छा सिविल मिलिट्री एक बैलेंस के साथ हम चल रहे थे, कामयाबियां हासिल कर रहे थे। उस चीज़ को तोड़ने के लिए और पाकिस्तान को एक ख़ास सिमत में लाने के लिए वो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाली टेक्निक इस्तेमाल हुई जिसका मकसद ये था कि फ़ौज के अंदर प्रोपेगेंडा करो कि जी ये हुकूमत जो है पता नहीं आई दोबारा तो ये तैयब उर्दगान की तरह फ़ौज को क्या कर देगी, ये हुकूमत जो है इंडिया की यार है। और दूसरी तरफ ये सिविल साइड पे फ़ौज के ख़िलाफ़ बदगुमानियाँ पैदा करना, ये एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया, चोर डाकू करप्शन ये सारा एक बना के। तो उस वक्त आप देखें इमरान खान को किस तरीके से लाया गया मैनिपुलेट करके, और फिर 4 सालों में जो एक नातजुर्बेकार शख्स के हाथों मुल्क का अंजाम हुआ वो आज हम भुगत रहे हैं। 2014 के धरने के पीछे कौन था? हाँ जी, 2014 के धरने के पीछे कौन था? आप वो पढ़ लें उनका फैसला जो है, ये जो बाद में आई चीज़ें, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट थी, बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट थी ना उसके पीछे। क्या उसकी तहकीकात करके उन लोगों को ढूंढना नहीं चाहिए कि जिम्मेदारी का तयन करना पाकिस्तान में अगर हमने मुस्तकिल कोई हल तलाश करना है तो इन चीज़ों पे ज़रूर बात होनी चाहिए और इन चेहरों को बेनकाब होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मज़ीद ये एपिसोड्स अफोर्ड नहीं कर सकता। सर आप 2014 के धरने के पीछे अगर कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस थी, तो मैं जब सवाल करता हूँ कि स्क्रिप्ट राइटर 2014 का और 9 मई का स्क्रिप्ट राइटर एक है, तो आपको इसके ऊपर संजीदगी से काम करना चाहिए। मतलब ये आपका उसमें ये थोड़ा क्वालिफाई कर देना कि वो स्क्रिप्ट राइटर हो सकता है कि आप ज़रा रिटायर्ड हो, उस वक्त हाजिर सर्विस होगा। उस वक्त हाजिर सर्विस और था, अब तो सारे रिटायर्ड हैं। उस वक्त अब इस वक्त स्क्रिप्ट राइटर्स में रिटायर्ड लोग हो सकते हैं। देखो उस वक्त क्योंकि हाजिर सर्विस कोई नहीं था इसमें। उस वक्त बराह रास्त जो इल्ज़ाम था वो था जनरल ज़हीर के ऊपर। बाद में शुजा नवाज़ ने अपनी किताब के अंदर भी उस मामले को डिस्क्लोज़ किया, मुशाहिदुल्लाह खान ने अपने इंटरव्यू में डिस्क्लोज़ किया। आई थिंक ब्रिगेडियर सैमसम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है उनका, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों का हवाला दिया। अब वाले मामले के अंदर रिटायर्ड भी हो सकते हैं, हो सकता है हाजिर सर्विस भी कुछ मौजूद हों, मुख्तलिफ करैक्टर्स होंगे मुख्तलिफ होतों पर, लेकिन ये जितना बड़ी एक्टिविटी हुई है 9 मई को, नहीं इसमें कोई शुबा नहीं, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता फ़ौज के इदारे में डिवीज़न पैदा करो। अब आप ये देखिए ना इम्प्लीकेशंस क्या है। लेकिन वो आपका वो टोबर टेक सिंह वाला है, वो मेजर जावेद अकरम है, ब्रिगेडियर जावेद अकरम है, वो वहाँ पे कोर कमांडर है, उसको आग लग रही है तो अपनी वो वीडियो बना रहा है। वो दरवाजे के ऊपर जो खड़ा है वो एक मेजर का बेटा है, वो जो कह रहा है गालियाँ निकाल रहा है, और एक मेजर जनरल का वो सन इन लॉ है जो यहाँ पे एयरफोर्स का एक ऑफिशियल था जो इस्लामाबाद की सड़कों पर गाड़ियों पर घूम रहा था। जनरल अली कुली खान है तो उनकी वाबस्तगी, या उनका बेटा भी मेजर है आर्मी का जिसकी वो टिकट के लिए ख्वाहिशमंद थे, मेजर खालिद है शायद उनका नाम। तो ए लॉन्ग लिस्ट और दे आर ऑल नोन फोर्सेज। अच्छा वैसे हैरत की बात है कि ये सीनियर इतने जनरल्स हैं, अब आके अपना वो जैसे कहते हैं ना दर्द निकाल रहे हैं कि हम चीफ नहीं बन सके, तो वो एक उसकी पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन नहीं। आपसे नापसंदीदगी वो रख सकते हैं, सियासी इख्तिलाफ भी रख सकते हैं। जनरल अली कुली को आपने नहीं चीफ बनाया, उसका गुस्सा है अगर तो जायज़ होगा। आपने भी कौन सा जनरल मुशर्रफ को बना के सही काम किया था, वो पाकिस्तान ने भी बाद में भुगता, लेकिन ये काम जो 9 मई वाला था ये जस्टिफाइबल नहीं है। सही बात है। नहीं दिस वाज ए बिग सिनिस्टर डिज़ाइन, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये नाकाम हुआ। देखिए उनका ये ख्याल था कि पता नहीं कितने जौक दर जौक लाखों लोग निकल आएंगे और उसके बाद ये हर चीज़ को ओवर रन कर जाएंगे और दे विल क्रिएट अ बिग एम्बेरसमेंट फॉर द प्रेजेंट लीडरशिप। अल्हम्दुलिल्लाह दैट डिड नॉट हैपन, रादर वो खुद ही आप अपने जो कहते हैं ना आप अपने दाम में से याद आ गया, तो वो जो उन्होंने जाल लगाया था वो किसी और के लिए लगाया था, खुद उसमें वो गिर गया। एक मेरी ख्वाहिश है, पता नहीं हुकूमत और फौज इसके ऊपर कितना आगे चल सकते हैं, कि जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात की एक्चुअल में मनसूबाबंदी की है या फौजी तनसीबात में अगर कोई रिटायर्ड और हाजिर सर्विस लोग हैं, इनको फौज को पूरी उसकी रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे हिट हुए ना।
इसमें ये मैटर नहीं करता कि वो अगर कोई जनरल है या कोई मेजर है या कप्तान है, अगर कोई था तो उसका नाम डाले सामने कि ये लोग थे, ये हमने तहकीकात से साबित कर दिया। मेरा ख्याल है कि ये ज़रूर करना चाहिए ताकि आइंदा, ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। देखिए, पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर कंट्री और हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि वो खुदा ना खास्ता हमारी फ़ौज में कोई ऐसा वाक़या पैदा करके दुनिया को ये केस बताएं कि देखो एक फ़ौज ही थी जो आखिरी एक जिसकी वजह से हम मुतमईन थे कि पाकिस्तान में ये असासे महफूज हैं। अब अगर ये भी तकसीम हो गई या इसकी भी वल्नरेबिलिटी इतनी होगी तो क्या पाकिस्तान इस सलाहियत को रखने का हकदार है? ये उनकी डिज़ाइन है, तो हम क्यों उसके अंदर जा रहे हैं? हमें तो ये साबित करना चाहिए कि हमारे इदारे पहले से ज़्यादा मजबूत हैं, पहले से ज़्यादा मुत्तहद हैं, पहले से ज़्यादा फ़ाल हैं, ताकि दुनिया हम पे ट्रस्ट करे। लेकिन ये जो सारी एक्टिविटी है ये उस लॉबी की है कि जो पाकिस्तान को देखना चाहती है डीन्यूक्लियराइज। देखिए ना, सूडान क्या हो रहा है वहाँ पे, कि इसी तरह वहाँ पे डिसेंशन पैदा की गई। आज उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार धाड़ करके तबाह करके तमाशा बना दिया। सो हमें क्या सूडान बनाना चाहते थे? ये क्या इनका मकसद क्या था? और मैं समझता हूँ कि जो लोग भी 9 मई के अंदर मुलव्वस थे, ये जो लोग पकड़े गए हैं, जिसने किसी ने पत्थर मारा, कोई बेचारा गरीब। अच्छा, और ये आप देखिए कि इमरान खान साहब को मैं ये पूछना चाहूँगा कि अपने बच्चों के साथ तो आप शुमाली इलाका जात की सैर करना चाहते हैं, वो गरीबों के बच्चे जिनको आपने नफ़रत भर भर के, जैसे जिस बच्चे को नफ़रत भरी कि उसने मुझ पे गोली चलाई, आपने नफ़रत भर भर के उनको, उनसे शोहदा की यादगारों को तबाह कराया, कोर कमांडर हाउस को तबाह कराया और इसके बाद उनके कैरियर्स ख़राब कर दिए। तो कौन इसका जिम्मेदार है? ये जो बच्चे आपने पकड़े हुए हैं जिनके कैरियर्स खराब हुए हैं, मैं उन पे भी चाहूंगा। ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापसी भी आपसे अगर ये बच्चे पकड़े गए हैं तो जैसे आपने कहा कि जो असल में मुहर्रिक हैं इसके, कि जो पीछे से ये ताना बाना बुन रहे थे, उन तक जरूर पहुंचना चाहिए। सर, एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना चाहिए जिसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करें और जो लोग खास तौर पर जिसका फौज के साथ ताल्लुक है, रिटायर्ड हो या हाजिर सर्विस हो, पूरा उसके ऊपर एक पॉलिसी स्टेटमेंट आनी चाहिए कि इतने लोग मुलव्वस थे, हमने सजाएं दे दी हैं, उनके सारे वो रैंक्स वगैरह विड्रॉ कर लिए, कोई बेनिफिट्स उनको नहीं मिलेगा, पूरी तफसील उसकी जारी करें। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में एक और चीज़ थी जो बड़ी सिस्टमेटिकली बताई जाती थी, वो ये थी कि इंडिया जो है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर के ज़रिए हमारे लोगों के जहन मुतासर कर रहा है और हमें अंदर से खोखला कर रहा है। लेकिन जो लोग ये बयानियाँ या ये चीज़, ये नैरेटिव जो था ये बिल्ड कर रहे थे, मेरे ख़्याल में उन्होंने अपनी कोशिशों से, उनकी अपनी कोशिशों से पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड वॉरफेयर उन्होंने ख़ुद से नई को जन्म दिया। उन्होंने ऐसे मुश्तरका मीडिया सेल्स बनाए जहाँ से ऐसी ट्वीट्स की गई, ऐसे यूट्यूबर्स को तैयार किया गया जिन्होंने हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ यहीं पे बैठ के ऐसा बयानिया बनाया कि जिससे फ़ौज और सिविल सोसाइटी के माबैन एक खलीज जो थी उसको जन्म दे दिया गया। ये कभी इतनी नहीं थी। मार्शल के बाद फ़ौजी जो डिक्टेटर होता था ना, उसके ख़िलाफ़ 4 दिन नारे लगते थे, लेकिन एक बाकायदा बेल्ट है पूरी लाहौर से लेकर पिंडी तक, पूरी की पूरी फ़ौज जिंदाबाद के अलावा कुछ नहीं बोलती। ये पहला मौका था कि वो लोग जो ये बयानियाँ बना रहे थे कि इंडिया हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहा है या वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के ज़रिए हमारी सोसाइटी को तकसीम कर रहा है, उन्होंने अपनी कोशिशों से हमारे माशरे के अंदर ऐसी तकसीम को जन्म दे दिया। मेरा सर ये सवाल है आपसे, वो EU डिसइंफो लैब तो पाकिस्तान से बाहर काम कर रही थी, कुछ लोगों ने यहाँ बैठ के अपनी नालायकी से ये काम किया। हमें इसके ऊपर कोई सोचो विचार नहीं करना चाहिए? अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल अपना हाउस इन ऑर्डर लाना चाहिए। और देखिए, अब एक दुनिया का जो कॉम्प्लेक्शन है ना बदल गया और ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा वेपन बन गया और अगर आप इसको अननोटिस्ड रखेंगे, मेरा ये मकसद नहीं है कि आप इस पर क्रैक डाउन करें, इसको बंद करें, क्योंकि ये एक नया टूल भी है जो कि एक सोशल मीडिया को सोशल मीडिया नॉर्म्स के मुताबिक चलें, उसको वेपनाइज मत करें। देखिए, और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है ना, ये वॉर है आइडियाज़ की और नैरेटिव्स की। आप इसको डिफीट कर सकते हैं विद आइडियाज़ एंड नैरेटिव्स। आप इसको सप्रेस करके पकड़ दकड़ के, जो है पुराना स्टाइल होता था ना, अंदर कर दो लितर मार दो, अभी भी कर रहे हैं वो, उससे आप ये देखें ना, इमरान रियाज को आपने पकड़ के अंदर बंद किया हुआ है, वो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, ये दुरुस्त नहीं है तरीकाकार। सो लिहाजा इस पे ज़रूरत इस बात की है कि जैसे आपके दुश्मन इस मीडियम को इस्तेमाल करते हैं, आप उनसे ज़्यादा चौकन्ने होकर, उनसे दोगुनी ताकत के साथ इस मीडिया को, अपने काउंटर नैरेटिव को मजबूत, लेकिन दुश्मन के खिलाफ बयानिया के लिए इस्तेमाल करें। घर के अंदर एहसन इकबाल को नीचा गिराना है, इमरान को नीचा गिराना है, आज फौज के सरबराह को बुरा कहना है, ये कामों के लिए मत लगाएं। मैं ये समझता हूँ कि वो तो नेगेटिव यूज़ है ना, आप पॉजिटिव इसको इस्तेमाल करें नेशनल कोहिजन के लिए।
और मैं अब जिस यूनिवर्सिटी में भी जाता हूँ तालिब इल्मों को यही इस बात उनसे कहता हूँ कि देखिए जो सच है ना, हर किसी का सच उसके अपने मुशाहिदे या तजुर्बे से है और हर किसी का तजुर्बा मुशाहिदा फ़र्क है। तो लिहाजा मेरा सच हो सकता है और वो आपका सच और आप किसी नतीजे पे पहुँचे, तीसरा किसी और पे पहुँचे, और असल सच हम सब का मजमुआ हो सकता है। जैसे वो 4 नाबीना और हाथी थे कि जिसने हाथी की टांग को हाथ लगाया उसने कहा हाथी तो एक सतून जैसा जानवर है, जिसने पेट को छुआ उसने कहा वो तो एक चट्टान है, जिसने कान छुआ उसने कहा तुम दोनों गलत हो, ये तो एक बड़ा नरम से जानवर है, जिसने सूंड पकड़ी उसने कहा हाथी तो एक सांप जैसा जानवर है, तुम तीनों गलत कहते हो। अब वो चारों बात तो दुरुस्त कर रहे थे, लेकिन जो असल रियलिटी है वो सब का मजमुआ थी। तो इसी तरह हमें भी जो तकसीम कर दिया गया है कि हम अपनी रियलिटी को एब्सोल्यूट रियलिटी समझ के ये कहते हैं दूसरा बातिल है, दूसरा काफिर है, दूसरा बिल्कुल ईवल है। जब आप वाइट और ब्लैक में कास्ट कर देते हैं ख़ुद को और दूसरे को, तो फिर उससे इंतहा पसंदी की तरफ चले जाते हैं। सर, जो अभी हमारे इदारों की तकसीम है ना, ये दाखिली खल्फशार, ये जो 5th जनरेशन हमने अपने अंदर खुद चलाई है, इसमें तो एक फ़ौज और सिविल सोसाइटी के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश की, लेकिन एक और इदारा है जुडिशरी, उसका और हमारी एग्जेक्टिव का और सोसाइटी के दरमियान जो फासला हुआ है वो जितना डिस्ट्रक्टिव है शायद उसको हमने अंडरस्टैंड ही नहीं किया। आप भी जुडिशरी को गालियाँ निकालते हैं, बाकी सियासी जमातें भी जिसके खिलाफ फैसला आ जाता है जुडिशरी को गालियाँ निकालते हैं। जुडिशरी के कुछ लोगों की टेपें मंजरे आम पर आ गई हैं। पसंदीदा जज हैं, कुछ आपके पसंदीदा हैं, कुछ बाकियों के पसंदीदा। असल में नदीम साहब जब ये गेम खेली जाती है ना, एक चीज़ है इसे कहते हैं गेम थ्योरी, और गेम थ्योरी में ये होता है कि आप हर प्लेयर की जो एम्बिशन और फियर को प्रोफाइल करते हैं। यानी कि अगर आपने मेरे पे गेम थ्योरी लगानी है तो आप मुझे प्रोफाइल साइको एनालिसिस करके ये देखेंगे कि मेरी मोटिवेशन क्या और मेरे फियर्स क्या हैं, और उससे आप वो अपना जो एजेंडा है मुझे पेश इस तरह करेंगे जो मेरी एम्बिशन और फियर के पैराए में कास्ट होगा। तो लिहाजा मैं उसको नदीम मलिक का एजेंडा नहीं देखूंगा, अपना एजेंडा समझ के उसके पीछे भागना शुरू कर दूंगा। ये सारे लोग जो हमारे आज प्लेयर्स, चाहे वो जुडिशरी में हैं चाहे वो जहाँ पर भी हैं, एक ख़ास अंदाज में एक्ट कर रहे हैं, इन सब पर वो गेम थ्योरी अप्लाई हो रही है कि आपने ये रोल कास्ट करना है। इसमें आपका अपना सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे वो उसका हिस्सा बने। इस वक्त तो जो देखिए सूरत हाल है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने आप को कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाने में किसी और से ज़्यादा खुद हिस्सा ले रही है। एक को मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखिए जितने मुतनाज़ा मसाइल थे उन सब के लिए सब का इत्तफाक था कि चीफ़ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बना दें, कि फुल कोर्ट आप बना दें, उस पर जो फ़ैसला होगा वो सब के लिए काबिल कबूल होगा। अब आप ये देखिए कि अपने ज़ाती सवाबदीदी इख्तियारात को बचाने के लिए, अपने ऊपर जिस चीज़ की ज़ाती ज़द पहुँचती है उसको बचाने के लिए, जब आप हैंड पिक बेंचेस बनाएंगे, आप बेंचेस की इंजीनियरिंग करेंगे, तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? आप पर तनकीद होगी, आप ज़्यादा मुतनाज़े होंगे। सर, आपका जो निशाना है इस वक्त, एक जस्टिस एजाजुल हसन है जो मॉनिटरिंग जज थे पनामा केस के अंदर, वो बहुत सारे बेंचेस का हिस्सा चीफ जस्टिस ने बनाए। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं जिनको शायद अगर आप वो जो पेशावर वाले आप तो नहीं है दुनिया में, अगर उनको आप सुप्रीम कोर्ट का जज बना देते हैं तो शायद इनकी वैसी टर्न ना आती। आप लोगों ने लेकिन तरजीह दूसरी ली उस वक्त। उनके ऊपर आज रेफरेंस की भी खबर चल रही है। तीसरे चीफ जस्टिस खुद है। तो आपका निशाना तो बड़ा क्लियर है। आपने 3 देखिए, हमने निशाना नहीं बनाया, ये जज हजरात खुद निशाना बने हैं। 2017 से जितने भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसले हैं या पॉलिटिकली जिनका मुस्लिम लीग नून पे एडवर्स इम्पैक्ट है और पीटीआई उसकी बेनिफिशरी है, वो जितने फैसले हैं उसमें वो रीमा उमर साहबा ने बड़ी अच्छी तहकीक पेश की कि मखसूस 3-4 जजेज़ हैं जो आपको हर बेंच का हिस्सा नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है ना कि वो चंद जज साहिबान हैं जो अदलिया को एक पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या इससे अदलिया मजबूत होगी? क्या इस पर अदलिया का एतमाद ज़्यादा बढ़ेगा? इसीलिए हमने बार बार कहा कि देखिए, आप अपने वकार का सवाल नहीं है, एक पूरे इदारे का सवाल है। फुल कोर्ट बना दीजिए ताकि आप उसके ज़रिए कोई ऐसा फैसला करें जिस पर अदलिया पे कोई उंगली ना उठा। जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, आई थिंक उनके सन इन लॉ, वो पीटीआई के हॉकेशर, वो फैसलाबाद आईएसआई के दफ्तर पे हमला करने में मुलव्वस है। वो उनका नाम है उसके अंदर, नाम है उसके अंदर। तो ये इस वक्त जो तकसीम है बहुत खतरनाक नौयत की है, ये कहीं और ना मिले जाए, इसलिए सारों को आंखें खोल के होशोबाज के साथ कुछ बात करने की जरूरत है। ब्रेक ले लेनी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी इस काबिल है नहीं है कि हम ये जो इंतशार इस वक्त सड़कों के ऊपर है उसको बर्दाश्त कर सकें, लेकिन हम उस इंतशार के ऊपर ज़्यादा मगन है, इकॉनमी को बचाने पे नहीं है। एहसन साहब, जो $4 अरब के साथ हम पिछले 6 माह से खेल रहे हैं, ये मैटर ऑफ कंसर्न है फॉर ऑल ऑफ अस।
हमने सारी इकॉनमी बिठा दी। सब के लिए मैटर ऑफ कंसर्न यकीनन है, लेकिन आप ये देखिए कि अप्रैल 2022 में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान 2 हफ्ते या 4 हफ्ते में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, चूँकि जो उस वक्त हमारी सूरत हाल थी। फिर आपको पता है कि $30 बिलियन का क्लाइमेट डिज़ास्टर, हमारी चूँकि वैसे मेमोरी छोटी होती है, हमें एहसास नहीं है कि एक मुल्क जो इतना फ्रेजाइल हो चुका था, जिसकी इकॉनमी इतनी फ्रेजाइल हो चुकी थी, उसको जब $30 अरब की मार पड़ी तो वो इतनी काफ़ी थी कि हम उधर ही कोलैप्स कर सकते थे, लेकिन हम उससे भी निकल आए। और अब जो इसमें थोड़ा सा मामला लंबा हुआ है, उसका ताल्लुक़ एक मुहिम्मा है कि IMF की वो तमाम शराइत जो पिछली हुकूमत ने तय की थी और वो ख़ुद उन्हें पूरा नहीं कर रही थी, चूँकि वो समझती थी कि वो सख्त शराइत तय कर गए, हमने वो भी सारी का लागू कर दी। तो इसके बाद 9th रिव्यू में इतनी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर की जो MD IMF से बात हुई है, उसके बाद IMF की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट आई है। मुझे उम्मीद है कि अगर ये 9th रिव्यू हो जाता है और ये हम IMF प्रोग्राम को मुकम्मल कर लेते हैं तो उससे मार्केट के अंदर एक जो अनसर्टनिटी है वो ख़त्म होगी। आपके कई अरब डॉलर के लोन हैं जो वर्ल्ड बैंक, ADB और कुछ ये फ्लड्स रिलेटेड जो कमिटमेंट्स थी वो सारी रुकी हुई हैं। अगर IMF ऑन बोर्ड आता है तो वो आपकी तो सारे आ जाएंगे और अगला फिर साल में हमें देखेंगे, अगरचे हमें अगले साल में भी जो इस वक्त ग्लोबल इन्फ्लेशन है हम उससे अभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। उसका सामना ना सिर्फ हमें है बल्कि जो लोग बरतानिया में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं उनसे भी आप पूछें, वो कहेंगे कि अनप्रेसिडेंटेड महंगाई का सर एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है और वो हमें हेल्प आउट कर सकती है। वो एक डिवाइन हेल्प नहीं होती, वो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। ब्रेंट क्रूड कल $72 पे था और जितना मर्जी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जोर लगा लें, इसने $60-65 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, ये प्राइस और गिरनी है नीचे, क्योंकि आपकी रिसेशन आ रही है जनवरी में, यूरोप में सारे रिसेशन आ रही है। ऊपर से आप रशिया से ऑयल लें तो एक आपको विंडो मिल रही है जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरफ तो ये है कि हमें फ़ायदा होगा कि ऑयल निस्बतन सस्ता हो जाएगा, लेकिन फिर साथ ही आज कीमतें नीचे जानी चाहिए जी 10-20 रुपए। जो ग्लोबल रिसेशन है उसका जो नुकसान है वो ये कि आपकी एक्सपोर्ट्स के लिए उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और हमारे लिए जो असल अब मसला है वो ये है कि हम किस तेज़ी से अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर आपकी फॉरेन एक्सचेंज की सर सारी इंपोर्ट्स बंद करके आप एक्सपोर्ट की ग्रोथ की तवक्को कर रहे हैं, आपने तो रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट भी बंद की है। वो इसलिए देखिए उसका हमें मैनेजमेंट करनी पड़ी ना, कि आपके जब रिजर्व्स हैं उनको भी मैनेज करना है, डिफ़ॉल्ट भी नहीं करना, तो लिहाजा इंपोर्ट कंप्रेशन इज़ द ओनली वे। उसका जहाँ नुकसान हुआ है कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। मैं आपको एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जीक्यूटिव की बताऊँ, उन्होंने कहा जी कि हमारी LCs बंद हुई लेकिन उसका हमें कुछ वक्ती नुकसान हुआ, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि जो स्पेयर पार्ट्स हम इंपोर्ट करते थे वो सब हमने लोकली डेवलप करा लिए हैं। सो कई दफ़ा ये भी होता है कि जब आप इंपोर्ट को थोड़ा सप्रेस करते हैं उससे आपकी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन 13% आपकी एक्सपोर्ट्स के अंदर डिक्लाइन है अभी तक, जो एक्चुअली प्लस में होनी चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह अगर IMF से हमारा मुआहदा हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर उससे इंपोर्ट्स ईज होंगी, रॉ मटेरियल से जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं। गो के हमें एक रिसेशन का भी सामना है। सो आई थिंक इंशाल्लाह देखिए इस साल बम्पर वीट क्रॉप हुई है, क्या एग्रीकल्चर को हम फोकस कर लास्ट एक सेंटेंस में लोगों को एश्योर करवा सकते हैं कि ये जो IMF की लास्ट ट्रांच है कोई $1.25 अरब की, ये अराउंड बजट टाइम हमें मिल जाएगी? जी मैं बहुत होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।